हाय एवरीवन, आज ये 22 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 G20 सम्मेलन 2025 से संबंधित है। 20वां G20 सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। यह 20वां सम्मेलन 21 से 23 नवंबर 2025 के बीच होगा। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग लेंगे। G20 की स्थापना की बात करते हैं 1999 में हुआ था और पहली इसकी बैठक 2008 के वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। 2025 की थीम की बात करते हैं सॉलिडरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी है। प्रश्न संख्या 2 पे आ जाते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 से रिलेटेड है। भारत का स्थान 23वां है। यह रिपोर्ट बेलम, ब्राजील के COP30 में जारी हुई है। पहले 3 स्थान खाली रहे, कोई भी देश मानक पूरा न कर पाया है। चौथे स्थान पे डेनमार्क रहा है। भारत 10वीं रैंक से गिर करके 23वें स्थान पे आ गया। कारण क्या था? कोयले का भारी उपयोग भारत कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड 2025 से संबंधित है। CRT ब्रांड जेड के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? HDFC बैंक ने TCS को पीछे छोड़ करके पहला स्थान लिया है। बैंक का मूल्य लगभग $44.9 बिलियन है। ग्रोथ के मामले में जोमेटो नंबर 1 रहा है। जोमेटो की तेजी का कारण ब्लिंकिट का अधिग्रहण है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। अमेरिका ने किस देश को MNNA बनाया है? यूएसए ने किसे मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित किया है? तो सऊदी अरब को किया है। नेटो की स्थापना की बात करते हैं तो 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल है, बेल्जियम की राजधानी। नेटो में टोटल 32 सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य स्वीडन है। MNNA स्टेटस से सैन्य खरीद और रक्षा सहयोग आसान होता है। सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। यहाँ पे रब अल खाली मरुस्थल भी है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। टेस्ला का पहला भारतीय डेडिकेटेड सेंटर से संबंधित है। टेस्ला भारत में अपना पहला सेंटर कहाँ बनाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में बनाएगा। भारत टेस्ला का 50वां ग्लोबल मार्केट होगा। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में शीर्ष कंपनी है। कंपनी के CEO कौन है? एलन मस्क है। इसी दिन इंडिया पोस्ट ने IIT दिल्ली में जेनजेड थीम पोस्ट ऑफिस लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। भारत की देशी क्रिस्पर जीन थेरेपी से संबंधित है। सिकल सेल अनीमिया के लिए लॉन्च की गई जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो बिरसा 1001 है। यह भारत की पहली स्वदेशी किस पर आधारित जीन थेरेपी है? यह खराब जीन को अच्छे जीन से बदल करके रोग का इलाज करती है। सिकल सेल में RBC का आकार हाशिए का आकार हो जाता है। लक्ष्य की बात करते हैं। भारत में सिकल सेल का उन्मूलन 2047 तक है। प्रश्न संख्या 7 में आ जाते हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे से संबंधित है। वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसका आयोजन दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुआ है और इस दिवस की शुरुआत 1997 में की गई थी। ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। PM मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 से शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। व्हाट्सएप आधारित मी सेवा ऐप से संबंधित है। तो मी सेवा ऐप पहल किस राज्य ने लॉन्च करी है? तेलंगाना ने लॉन्च करी है। व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। यह AI आधारित सेवा प्लेटफॉर्म है। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन आदि सेवाएं इस पे मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश ने इसी तरह की सेवाएं मनमित्र भी शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 से संबंधित है। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। यह 16वां संस्करण होगा। फाइनल हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी में होगा। पिछला अंडर-19 कप 2024 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। भारत अब तक 5 बार विजेता रहा है और दुनिया में सबसे सफल टीम है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाता है। अर्थ समिट 2025-26 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाता है। अर्थ समिट 2025-26 से संबंधित है। यह अर्थ समिट कहाँ पे आयोजित हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। नाबार्ड प्लस IAMAI ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। नाबार्ड की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुई थी। डिजिटल व ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पहली विश्व अर्थ समिट की बात करते हैं 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी किसने करी थी? पिंगल वत्स नामक आजीवक ने अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी करी थी। चाणक्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री कौन बना था?
चाणक्य की मृत्यु के बाद खलटक नामक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना। खलटक के बाद राधागुप्त प्रधानमंत्री बना, जिसकी सहायता से अशोक अगला मौर्य शासक बना। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की पत्नी का नाम क्या था? अशोक की पत्नी का नाम असंगमित्रा था और उनकी प्रिय पत्नी का नाम कौरकी था। कौशाम्बी अभिलेख में कौरकी को दान देते हुए उल्लेख मिलता है और इसी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? अशोक के पुत्र का नाम कुणाल था। अशोक के गुरु का नाम उपगुप्त था। उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करी थी। अशोक ने अपने कितने भाइयों का हत्या करके शासक बना था? अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। हालांकि ऐसा कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है। वास्तविकता में अशोक ने अपने भाई सुशी की हत्या कर शासक बना था, जो बिंदुसार की दूसरी पत्नी चारुमित्रा का पुत्र था। हालांकि अशोक का 5वां अभिलेख उसके परिवार और भाइयों के जीवित होने का वर्णन करता है। राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? राजा बनने से पूर्व अशोक अवंती या उज्जैनी का राज्यपाल था। बिंदुसार के समय तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार अशोक को भेजा गया था, लेकिन वह यूनानियों के कारण असफल रहा। अशोक का नाम उल्लेख किन अभिलेखों में मिलता है? अशोक के नाम का उल्लेख मास्की अभिलेख, गुर्जर अभिलेख, नैतुर अभिलेख, उडेगोलम अभिलेख से मिलता है। अशोक का पहली बार नाम मास्की अभिलेख से मिलता है। अशोक को विभिन्न अभिलेखों में किन किन नाम से पुकारा जाता था? गिरनार में अशोक को अशोक मौर्य बोला जाता था। भानु अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी बोला जाता था। मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य बोला जाता है। अशोक को सामान्यतः प्रियदर्शी तथा देवनाम प्रिय से जाना जाता है। अशोक का राज्य अभिषेक किस वर्ष में हुआ था? अशोक का राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध अशोक के अभिलेख के 8 वर्ष कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग युद्ध अशोक के राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। यह अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है। कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था? कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता कौन थे? अशोक के अभिलेखों की खोजकर्ता पोंटी कैंटलर एंड स्टेफन थैलर थे। इन्होंने 1750 में दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज करी थी। दिल्ली मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? जेम्स प्रिंसप थे। इन्होंने 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। अशोक द्वारा सांची का स्तूपा तथा सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया गया। सांची का स्तूपा मध्य प्रदेश में और सारनाथ स्तंभ बनारस में है। सारनाथ स्तंभ को अशोक स्तंभ भी कहते हैं और यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें 4 जानवर हैं, हाथी, घोड़ा, वृषभ जिसको बैल बोलते हैं, शेर अंकित किए गए, जो हालांकि 3 ही दिखाई देते हैं। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुमिदई अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुमिदई अभिलेख है। इसमें भू राजस्व की दर को कम करने का वर्णन किया गया है। अशोक ने किस शहर की स्थापना करी थी? अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। अशोक के पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा किया गया है और यह घोषणा किया गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। अशोक के दूसरे अभिलेख में क्या उल्लेख है? मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्य जैसे चीन, पोथेश, सोलेरपुर, केलरपुर, तारमपणी उल्लेख किया गया। अशोक के तीसरे शिलालेख में क्या आदेश दिया गया है? राज्य के अधिकारी पुत्र, रजूक एवं प्रशिक्षक को हर 5वें वर्ष के दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है। अशोक के चौथे शिलालेख में क्या घोषणा की गई है? भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। अशोक के 5वें शिलालेख में किसकी जानकारी दी गई है? धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है, जिसे राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष में लिखा गया। अशोक के 6ठे शिलालेख में क्या दिया गया है? प्रजा के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं, यह उल्लेख है। अशोक के 7वें शिलालेख में क्या उपदेश दिया गया है? आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया गया है।
अशोक के 8वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया? अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया 8वें श्लोक में। अशोक के 9वें शिलालेख में क्या दिया गया है? विभिन्न मंगलाचार्य की आलोचना तथा धम्म मंगल की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। अशोक के 10वें शिलालेख में क्या उपदेश दिया गया है? धम्म के पालन का उपदेश दिया गया। अशोक के 11वें शिलालेख में किसका उल्लेख किया गया है? धम्मदान का उल्लेख किया गया है। अशोक के 12वें शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है? धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख और स्त्री महामात्य की नियुक्ति का उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक ने धम्म के प्रचार करने के लिए सोन और उत्तरा को कहाँ भेजा था? स्वर्ण पर्व, जिसको बर्मा या म्यांमार बोलते हैं। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए मजतांगनी को कहाँ भेजा था? कश्मीर और गांधार भेजा था। अशोक ने धम्म के प्रचार करने के लिए महारक्षित को कहाँ भेजा था? यमन राज्य में भेजा था। मौर्य काल में विभिन्न प्रांतों की राजधानियां देखते हैं। जो मध्य प्रांत होता है, जिसके प्राची या प्राची बोलते हैं, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती थी। कलिंग, जिसको पूर्वी प्रांत बोला जाता था, इसकी राजधानी तोशली। अवंती की राजधानी उज्जैनी। उत्तर पथ, जिसको उदीची बोला जाता है, इसकी राजधानी तक्षशिला। दक्षिणा पंथ की राजधानी स्वर्णगिरी। अब आ जाते हैं शुंग वंश से संबंधित कुछ प्रश्न पे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना करी थी। शुंग वंश के निवासी कहाँ के रहने वाले थे? शुंग वंश के निवासी उज्जैनी के रहने वाले थे। शुंग वंश के लोग किन के सेवक थे? शुंग वंश के लोग मौर्यों के सेवक। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? शुंग वंश की प्राथमिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे बाद में विदिशा ले जाया गया। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र शुंग के समय पुरोहित कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समय पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि ने कौन सी किताब लिखी थी? पतंजलि ने महाभाष्य नामक किताब लिखी थी। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने किस स्तूप का निर्माण कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने भरऊत का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में, इसका निर्माण कराया था। मनुस्मृति की रचना किसके समय हुई थी? मनु के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के समय मनुस्मृति की रचना की गई थी। पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा जाता था? पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का संहारक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता था कि वह एक बुद्ध के सिर के बदले 100 दिनार देता था। शुंग वंश का अगला शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग के बाद अगला शासक अग्रिमित्र था। अग्रिमित्र की जीवनी पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? अग्रिमित्र के जीवनी पर आधारित पुस्तक का नाम मालविका अग्निमित्र है। इस पुस्तक के लेखक कालिदास थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या उसके अमात्य वासुदेव द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद कर्ण वंश की स्थापना की गई। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।